नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। साथ ही खबरों पर पूरी पड़ताल भी करेंगे, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक अपडेट होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस अभी लगातार बरकरार है। बैठकों का दौर जारी है और कई सारे नाम ऐसे हैं जो इस वक्त चर्चाओं में है। आखिर कौन कौन से नाम हैं ऐसे जो इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री की रेस में इस वक्त चल रहे हैं, वो नाम बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है एयर शो से जुड़ी। जी हाँ, बेंगलुरु में ये एयर शो आज से शुरू हो चुका है। 14 फरवरी तक ये एयर शो रहेगा और इस एयर शो में आज स्वदेशी ताकत अब से कुछ ही देर पहले देखने को मिली है। किस तरीके की तस्वीरें आई हैं वहां से सामने बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही वो महत्वपूर्ण और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाएंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां पर ट्रंप की तरफ से आज एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया जाएगा और 25% टैरिफ लगाने का ये विस्फोट आज डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आएंगे। आखिर 25% टैरिफ आखिर किस पर लगाया जा रहा है और इसका असर क्या होगा, किन देशों के लिए ये झटके के तौर पर देखा जा रहा है, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की और नजर डालेंगे सबसे प्रमुख खबर पर दिल्ली से, जहां दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के नतीजे सामने आने के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 48 सीटों पर कमल खिलाया और अब सभी की नजर है कि बीजेपी सीएम पद की जिम्मेदारी आखिर किसे सौंपेगी। हालांकि इसको लेकर अगर हम देखें तो बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है और कई सारे नाम इस समय चर्चाओं में हैं। ऐसे में क्या किसी महिला को सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर प्रवेश वर्मा को मिलेगा अरविंद केजरीवाल को हराने का इनाम? सस्पेंस बना हुआ है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के मन में आखिर क्या चल रहा है, इसका अनुमान लगाना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी बेहद मुश्किल ही रहा है। क्योंकि पिछले कई मौकों पर अगर हम देखें तो ऐसा हुआ है जब बाजार में कुछ नामों की चर्चाएं होती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से कोई अनजान चेहरा सबके सामने लाकर चौंका दिया। अब ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर कौन होगा सीएम की गद्दी पर विराजमान। फिलहाल जो नाम चर्चा में है उस पर एक नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस में जो चर्चित नाम है वो है सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का, जो कि अगर हम देखें तो दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और अरविंद केजरीवाल को चुनौती उन्होंने दी और जीत हासिल करी। 2013 में महरौली विधानसभा क्षेत्र से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था दिल्ली विधानसभा का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को उस दौरान 2013 में उन्होंने करारी शिकस्त दी थी और उसके बाद में वो विधायक बने, जिसके बाद 2014 की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता था और सांसद बने। उसके बाद में अगर हम इनकी बात करते 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की, एक बार फिर से दिल्ली में सांसद चुने गए। और उसके बाद में अब अगर हम देखें तो 2025 विधानसभा चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली से जीत दर्ज की है और खासतौर पर अगर हम देखें तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित से उनका मुकाबला था और ये सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और इस सीट पर उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है। शानदार जीत दर्ज करके अरविंद केजरीवाल को पराजय किया है और इसीलिए सबसे ऊपर इस वक्त इनका नाम चल रहा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को हराने का इनाम इन्हें दिया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता का, जो कि तीसरी बार विधायक बने हैं। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी सीट पर उन्हें कमल खिलाया है, अपनी मेहनत करी और रोहिणी सीट पर परचम लहराते हुए नजर आए। विजेंद्र गुप्ता विधायक बने और उसके बाद में अब 1983 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत विजेंद्र गुप्ता ने की थी अपने राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें तो। और उसके बाद में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। पूरी दिल्ली बीजेपी की कमान उनके हाथ में थी, जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। साल 2015 और 2020 में भी उन्होंने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी और अब एक बार फिर से जीत दर्ज की है विजेंद्र गुप्ता ने। साथ ही आपको बता दें कि रोहिणी सीट से 3 बार पार्षद भी रहे हैं। रोहिणी से अगर हम देखें विजेंद्र गुप्ता
के राजनीतिक करियर के बारे में। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी वो निभा चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी वो रह चुके हैं और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इनका नाम भी चर्चाओं में। अगला नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का, जो कि राजौरी गार्डन से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। मनजिंदर सिंह सिरसा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख सिख चेहरा है सिरसा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये पद दिया जा सकता है। साल 2007 में राजनीति में उन्होंने कदम रखा था मनजिंदर सिंह सिरसा ने और उसके बाद में इस बार जब चुनाव लड़ा तो बड़ी जिम्मेदारी भी अब उन्हें दी जा सकती है। एनडीएमसी चुनाव भी उन्होंने लड़ा था और उस दौरान शिरोमणि अकाली दल की तरफ से उन्होंने ये चुनाव लड़ा था। साल 2013 में दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी सिरसा बने थे, हालांकि उस दौरान ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ था और एक बार फिर से वो विधायक चुन करके नजर आए। 2020 तक वो विधायक रहे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भी सिरसा रहे हैं और इसलिए उनका नाम भी इस वक्त चर्चाओं में है। दिसंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए 2021 में, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, भरोसा जताया। फिलहाल वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और अब विधायक भी हो चुके हैं और उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में है। अगला नाम है रेखा गुप्ता का, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख महिला चेहरा है रेखा गुप्ता और शालीमार विधानसभा सीट से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। एक महिला चेहरे के तौर पर भी अगर हम देखें तो इन्हें भी दिल्ली की कमान दी जा सकती है। 1992 में एबीवीपी से उन्होंने अपनी राजनीति में एंट्री की, सबसे पहले एबीवीपी में उन्होंने एंट्री की, जिसकी वजह से राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा। 1996 की अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं यानी कि डूसू की अध्यक्ष भी रेखा गुप्ता रही हैं। साल 2007 और 2012 की अगर हम बात करें तो उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद रेखा गुप्ता को चुना गया था और पार्षद चुनने के बाद में उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं छात्रों के लिए। खासतौर पर सुमेधा योजना जैसी जो महत्वपूर्ण पहल है वो शुरू की गई, जो कि गरीब वर्ग के छात्रों के लिए काफी मददगार साबित हुई। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रेखा गुप्ता रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनका नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहा है। महिला कल्याण और बाल विकास समिति के प्रमुख भी रेखा गुप्ता रही हैं। अगला नाम है मोहन सिंह बिष्ट का, जो कि 5 बार करावल नगर सीट से विधायक रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट और इस बार उनका नाम भी इस वक्त चर्चाओं में है। 1998 में करावल नगर से उन्होंने सबसे पहला चुनाव अपना जीता था, सबसे पहली बार जब वो वहां से लड़े। उसके बाद में साल 2015 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कपिल मिश्रा से उन्हें हार का सामना उस दौरान करना पड़ा था क्योंकि कपिल मिश्रा उस वक्त आम आदमी पार्टी में थे। साल 2020 की बात करें तो करावल नगर से कपिल मिश्रा को उन्होंने मात दी थी और इस बार अगर हम देखें तो कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और 1998 से लेकर साल 2020 तक 6 चुनावों में से सिर्फ एक बार हार का सामना मोहन सिंह बिष्ट को करना पड़ा। मुस्तफाबाद सीट पर परचम लहराया है, विधायक बने हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में भी उनका नाम चल रहा है। तो इस तरीके से कई सारे नाम ऐसे हैं जो इस वक्त चर्चाओं में हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का करते हैं। धीरज, अगर हम देखें तो कई सारे महत्वपूर्ण नाम हैं जो इस वक्त चर्चाओं में हैं, लेकिन हालांकि अगर हम पहले के मौकों पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसा चेहरा लाकर सामने, ऐसा चेहरा लेकर आती है जो कहीं चर्चाओं में भी नहीं होता है। फिलहाल इस बार क्या कुछ गहमा गहमी नजर आ रही है, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात और मैं एक महत्वपूर्ण तरीके से कहना चाहूंगा कि ये दिल्ली के लिए यक्ष प्रश्न है अभी के दौर में कि अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। जितने चेहरे दिखाए हैं आपने वो सभी चेहरे दमदार हैं और सभी का एक राजनीतिक कैरियर दिल्ली की राजनीति में रहा है, उनकी एक अच्छी पकड़ दिल्ली की जनता में रही है। और जो सबसे बड़ा सवाल है, भाजपा में एक बात और कही जाती है कि जिसका नाम चल जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो इन नामों पे अगर चर्चा करें तो उन नामों को अगर हम उन नामों के बारे में अगर विस्तृत चर्चा करें तो इसमें सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो नाम है प्रवेश वर्मा का, क्योंकि प्रवेश वर्मा जो पश्चिमी दिल्ली से 2 बार के सांसद भी रहे हैं और एक चुनाव में 2014 के चुनाव में सबसे अधिक वोटों से 5,78,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। और इस बार हालांकि उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने आजमाया और जिसमें कि वो सफल भी रहे। इसके अलावा कई महिला नामों की भी चर्चा हो रही है।
जिनके नाम पर की दिल्ली की ताजपोशी के लिए उनके नाम का मुहर लग सकता है। जैसे कि आपने बताया कि अभी जो सबसे बड़ा जो नाम है वो नाम रेखा गुप्ता का भी चल रहा है। वैसे ही कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं स्मृति ईरानी को ये ताजपोशी न दे दी जाए, क्योंकि स्मृति ईरानी भी साल 2010 से लेकर 2013 तक दिल्ली की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है, उनके नामों की भी चर्चा हो सकती है। अगर आप विधायकों की बात कर ले तो उन विधायकों में जो सबसे बड़ा नाम है वो विजेंद्र गुप्ता का नाम है। विजेंद्र गुप्ता बिल्कुल धीरज, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कई सारे नाम तो इस वक्त चल ही रहे हैं, जिसमें कई सांसद के भी नाम इस वक्त इसमें चल रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाती है, दिल्ली की कमान दी जाती है। नजर इस पर लगातार रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज। और इसी बीच सीधा इस वक्त रुख करेंगे कुंभ का, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिवेणी संगम पहुंच चुकी हैं। वहां की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर उन्होंने सबसे पहले प्रवासी पक्षियों को खाना खिलाया और उसके बाद में आपको बता दें कि इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद रही। और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुकी हैं, जहां पर त्रिवेणी संगम में उन्होंने पक्षियों को दाना खिलाया और वहां की बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ में यूपी के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही वहां पर मौजूद रहे और वहां की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इन दिनों अगर हम देखें तो कुंभ का जो नज़ारा है बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि साइबेरियन पक्षी वहां पर पहुंचे हुए हैं जो इस नज़ारे में कहीं ना कहीं चार चांद लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। इसके साथ ही अगली खबर का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होते हैं। मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया शो 2025 का आगाज हो चुका है, जहां भारत ने अपनी सैन्य ताकत पूरी दुनिया को दिखाई। बेंगलुरु के यलहंका स्थित वायु सेना स्टेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस शो का उद्घाटन किया गया। हर 2 साल पर आयोजित होने वाले इस शो में भारत अपनी स्वदेशी हवाई सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है और इस शो में भारत की शक्ति के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की झलक भी आज नजर आई, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एरो इंडिया 2025 की थीम इस बार रखी गई है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और इस आयोजन को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यह आयोजन भारत के रक्षा उद्योग और एरोस्पेस में दुनिया के भरोसे को दर्शाता है। एरो इंडिया अपनी ताकत, न्यू इंडिया की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने का एक मंच है। खास बात यह है कि इस एयर शो के दौरान रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव स्तर पर कई सारी द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। करेंगे चर्चा इसको लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की बेहद खूबसूरत तस्वीरें एरो इंडिया 2025 शो की। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का उद्घाटन उन्होंने किया, और वहीं बाकी 2 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत की जो सैन्य ताकत है उसने अपनी जो शक्ति है वो दिखाई है। तो इन 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं और काफी बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आज की रही, जहां पर कई सारे हेलीकॉप्टर भी नजर आए सैन्य के। और ऐसे में सीधे तौर पर एरो इंडिया 2025 का आज आगाज हुआ है। 14 फरवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस बार नजर आई हैं यहां से। यानी कि इसके जरिए सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक मैसेज भी दिया गया है आत्मनिर्भर भारत का, और इस मैसेज के साथ साथ पूरी दुनिया को दिखाई है भारत की सैन्य शक्ति आखिर क्या है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही अगर हम देखें तो राजनाथ सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। और चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई अगली महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अब एक्शन मोड में लगातार बने हुए हैं। एक के बाद एक ट्रंप के फैसले लगातार सुर्खियों में हैं। ट्रंप एक और बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। ट्रंप अमेरिका में होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ का ऐलान आज करेंगे, जिससे कई देशों को बड़ा झटका लगना तय है।
और करेंगे इन दोनों मुद्दे पर बातचीत। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ट्रंप का एक्शन मोड ग्राफिक्स के जरिए डालते नजर। तो ट्रंप का टैरिफ धमाका इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने की ये घोषणा की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो धमाका है ये सभी देशों पर सीधे तौर पर लागू होगा, जिसका असर कई मायनों में हम देखें तो कई देशों पर पड़ सकता है। तत्काल प्रभाव से इस निर्देश को लागू करने की बात कही गई है और इस निर्देश का सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मकसद है अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना, ये इसका मकसद है। साथ ही व्यापार असंतुलन जो है उसको सुधारने पर भी सीधे तौर पर फोकस है। इस वक्त अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको स्टील आयात के सबसे बड़े स्रोत हैं और 25% अगर टैरिफ लगाया जाएगा तो सीधा असर इसका पड़ेगा। दक्षिण कोरिया और वियतनाम से भी यूएस में स्टील इंपोर्ट किया जाता है। अमेरिका चीन के बीच टैरिफ लगाने की होड़ इस वक्त लगी हुई है और उस होड़ में कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से एक और ये धमाका किया गया है। साथ ही फ्रांस ने अमेरिका को कार्रवाई की धमकी भी दे दी गई है। फ्रांस की तरफ से यह धमकी दी गई है स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने की जो घोषणा की गई है। हालांकि अब इसका असर क्या होगा उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीधे तौर पर अब जो ये ट्रंप की तरफ से ये टैरिफ वॉर में नजर आ रहा है और 25% और ये टैरिफ का धमाका इस वक्त किया गया है, सीधा असर कई देशों पर पड़ेगा। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।